नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर के संदर्भ में। उसी संदर्भ में मैं यश कुमार आज आप लोगों को करंट अफेयर के बारे में बतलाऊंगा। आइए हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें कि करंट अफेयर्स में क्या क्या प्रगति हुई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लीड रैंकिंग जारी हुआ है। इसमें अचीवर की श्रेणी में तमिलनाडु का शीर्ष, राज्यों की जो श्रेणी होती है उसमें शीर्ष स्थान तमिलनाडु को प्राप्त है। आप लोग जैसा जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आइए, और यह तटीय समूह की श्रेणी में है और यह जो जारी होता है यह केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी होता है और यह 2018 से लगातार केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय इसको जारी कर रहा है। और लीड का फुल फॉर्म जो होता है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, भिन्न भिन्न स्टेटों में जो लॉजिस्टिक डेवलपमेंट है उसके आधार पर यह रैंकिंग होती है। आइए हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय के मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने आज नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित सतत विकास एजेंडा के शीर्षक से एक G20 रिपोर्ट लॉन्च किया है। आप लोगों को जैसा मालूम है कि सतत विकास इस समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो आप लोग देखेंगे पहले था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, अब उसी को आगे प्रगति करते हुए हम लोगों ने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में लॉन्च किए हैं और उसी के अनुसार विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वह सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने यहाँ उसी के टारगेट के रूप में उसे बनाया है। और उसी के तहत जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं माननीय मंत्री जलवायु परिवर्तन एवं श्रम रोजगार मंत्रालय भी इनके पास है, उन्होंने ही सतत विकास एजेंडा शीर्षक से G20 जो अभी हाल ही में भारत में संपन्न हुआ है और अगला जो G20 है यह ब्राज़ील में होगा अगले साल, उसी के संदर्भ में इन्होंने एक एजेंडा के नाम से एक शीर्षक प्रकाशित किया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यह काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में जो हमारे कुश्ती फेडरेशन संघ है, भारतीय कुश्ती महासंघ है, उसमें चुनाव हुआ है और उसमें चुनाव जो हुआ है उसमें ब्रजभूषण सिंह आप जानते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, सांसद भी हैं वर्तमान समय में, और इन्हीं के सपोर्टर जो थे वह संजय सिंह गुट के प्रमुख एवं वर्तमान यूपी कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने अनीता स्योराण के महज 7 वोटों के मुकाबले 40 वोटों से इन्होंने भारी जीत हासिल की। और इसी के संदर्भ में आप अभी हाल ही में देखेंगे कि कुछ हमारे पूर्व खिलाड़ी थे, पूर्व या वर्तमान, जिन्होंने अपने मेडल भी वापस किए हैं और इस प्रतियोगिता से उन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रजभूषण सिंह पर कई आरोप लगे हैं। अब हम लोग आरोप के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें आप सिर्फ यह नाम याद कीजिए संजय सिंह, और यह यूपी कुश्ती महासंघ के उपाध्यक्ष थे, इसलिए भी आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग आप लोगों को बतला रहे हैं कि इनको जो वोट मिले थे यह 40 वोट मिले थे, जबकि अनीता स्योराण जो थी वह महज 7 वोट पाई थी। और जो कुश्ती फेडरेशन एक न्यासी निकाय है और यह न्यू दिल्ली में स्थित है, इसका जो मुख्यालय है यह न्यू दिल्ली में स्थित है, यहीं आपके संजय सिंह हैं। आइए हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। आईसीसी बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में संदीप बत्ता
को नियुक्त किया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है इनके नाम पर और आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई है मंजूरी। यह 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे, यानी टोटल 2 साल के लिए। आइए हम लोग आगे इस पर देख लेते हैं आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है। 22 दिसंबर को उनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निदेशक मंडल के योगदान को स्वीकार करते हुए सर्वसम्मत का तात्पर्य है सभी लोग अपनी सहमति दे दिए हैं, से अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए पुनः उनकी पुनर्नियुक्ति की गई है इस पद पर। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आइए हम लोग पुरस्कार की श्रेणी में जिक्र कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारी हैं, जिन्हें प्रथम नागरिक के रूप में भी जाना जाता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं और यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और यह जो हैं दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला हैं। पहली आदिवासी महिला हैं और पहली महिला राष्ट्रपति जो भारत की हैं वह आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद आपके प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनते हैं, फिर उसके बाद द्रौपदी मुर्मू बनती हैं, उसके बाद रामनाथ कोविंद बनते हैं, फिर उसके बाद आपकी द्रौपदी मुर्मू बनती हैं। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पहले जो राष्ट्रपति थे वह हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो द्रौपदी मुर्मू ने क्राफ्टन, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखते होंगे, वहीं एक क्राफ्टन है। क्राफ्टन को ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए पुरस्कार से नामित किया गया है और यह पुरस्कार जो है भारत के उपभोक्ता विद्युत उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी क्राफ्टन ग्रीन्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है के अवसर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, या आप कोई भी प्रोडक्ट लेते होंगे तो उस पर स्टार लगा रहता है, वह स्टार हमारा यही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो देता है और इस पर UPSC में सवाल भी आ चुके हैं, द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। आइए हम लोग आगे प्रगति देखते हैं। अगला टॉपिक है JAG कोर दिवस। न्यायिक उत्कृष्टता के 40 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जन एडवोकेट जनरल विभाग भारतीय सेना की प्रतिष्ठित न्यायिक और कानूनी शाखा ने 21 दिसंबर को अपने 40वें कोर दिवस को मनाया है और 1949 में संसद के एक निर्णायक क्षण था जिसमें सेना के भीतर एक कानूनी व्यवस्था के लिए आधार तय किया गया था भारतीय संसद द्वारा। तो आइए हम लोग आगे टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दों को हम देख लेते हैं। टेलीकॉम बिल 2023 को संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। आप लोग जैसा जानते हैं संसद में 3 अंग होते हैं। एक आपका लोकसभा होता है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा जो होता है वह राष्ट्रपति जो होते हैं इसी संसद के अंग होते हैं। और जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर न हो जाए वह कोई भी विधेयक कानून के रूप में नहीं होता है। जब उनका सिग्नेचर हो जाता है तभी वह
मंजूरी मिलती है। राज्यसभा ने भी इसको मंजूरी दे दी टेलीकॉम बिल को। और एयर टेलीग्राफ एक्ट 1885 भी सन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस समय कांग्रेस का, जो वर्तमान कांग्रेस है, उसके पूर्व उसका गठन हुआ था एओ ह्यूम द्वारा। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 का जगह लेगा। मतलब इस तीनों अधिनियमों को के स्थान पर आपका यह अधिनियम टेलीकॉम बिल 2023 आएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में यह विधेयक सार्वजनिक आपात स्थिति के मामले में संदेशों के प्रसारण को रोकने और इंटरनेट इंटरसेप्ट करने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करेगा। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कई इशू आ रहे हैं कोई भी प्रसारण को लेकर, तो उसी चीज़ के संदर्भ में यह विधेयक है, उसे रोकने के लिए अथवा इंटरसेप्ट करने के लिए कि क्या है, कैसे हो रहा है, उसी के संदर्भ में। आइए हम लोग बिजनेस देख लेते हैं। LIC को 25% हिस्सेदारी परमिट पर 10 साल की छूट दी गई है। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को 10 साल के भीतर, यहाँ पर 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता MPS हासिल करने की छूट दी गई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% लाने के लिए LIC को 10 साल तक का समय मिल गया है। LIC अब 2032 तक, आप वर्तमान समय में 10 साल जोड़ेंगे तो 2032 आएगा। 2032 तक पब्लिक शेयर होल्डिंग को घटाकर 75% ला सकती है। फिलहाल LIC पब्लिक शेयर होल्डिंग 2025 तक है, अब इसी को बढ़ाकर 2032 कर दिया गया है। दरअसल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों को पब्लिक शेयर होल्डिंग को कम से कम 25% रखना पड़ता है या रखना होता है। जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE है, और इसमें जो कंपनियां होती हैं वो लिस्टेड होती हैं और उन्हीं कंपनियों के थ्रू उनके शेयर में बिक्री होता है, उसी की बात यह कर रहा है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। योजनाओं पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सौर पार्क योजना क्षमता में राजस्थान और आंध्र प्रदेश अग्रणी हैं। जो सौर के माध्यम से, सूर्य ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा तैयार किया जा रहा है, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है, उस पर वर्तमान समय में बहुत से देशों में काफ़ी प्रगति हो रही है। इसका पहले जो था, जब इसका प्रोडक्शन शुरू में किया गया था तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा आती थी, पर यूनिट 12 से 15 रुपए के बीच में। वर्तमान समय में काफ़ी कम इसकी दर हो गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहती है क्योंकि यह ग्रीन एनर्जी के तहत आते हैं। आइए हम लोग इस पर देख लेते हैं। RJ&AP यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास योजना के तहत उच्च क्षमताओं को तैनात करने में महत्वपूर्ण प्रगति पाई है। कौन से राज्य हैं स्टेट, यह महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोगों को परीक्षा में हमेशा पूछ देता है। इसमें राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी हैं। दिसंबर 2014 में 20,000 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ शुरू की गई थी। इसी पहल को बाद में मार्च 2017 में 400 मेगावाट, यहाँ मेगावाट रहेगा, मेगावाट विस्तारित किया गया है, जिसका लक्ष्य 2023-24 में कम से कम 50 सौर पार्क स्थापित करना था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें प्रगति।
10वां जो टॉपिक है वह सरकार का जो लक्ष्य आयुष्मान भारत का विस्तार करना है और यह 26 जनवरी तक 270 मिलियन लाभार्थियों को जोड़ना है। इसके अंतर्गत आप जानते हैं आयुष्मान भारत जो योजना है इसे मोदी केयर के रूप में भी जाना जाता है और यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है और वर्तमान में इसमें 280 मिलियन से अधिक लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं। जो आयुष्मान कार्ड जारी होता है इसी कार्ड के द्वारा जो लिस्टेड प्राइवेट अथवा पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें 5 लाख तक के आपके मुफ्त इलाज किए जाते हैं। तो उसी के बारे में कह रहा है कि आयुष्मान कार्ड से अधिक लोगों को जारी किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदान करना है। हालांकि सरकार का लक्ष्य कम से कम 550 मिलियन लोगों तक कवरेज का विस्तार करना है जिससे 270 मिलियन व्यक्तियों के पास पर्याप्त कमी 1 महीने से कुछ अधिक समय के भीतर पूरा किया जा सकता है। मतलब यही है कि जो 550 मिलियन का लक्ष्य रखा गया है उसमें से 280 मिलियन हम लोगों ने अचीव कर लिया है और 270 मिलियन जो अभी बाकी है उसे हम लोग 26 जनवरी 2024 तक हमें इसको प्राप्त कर लेना है। और आप लोग जानते हैं 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उस गणतंत्र दिवस पर हम लोग विशेष गेस्ट को आमंत्रित करते हैं और उसी संदर्भ में इस बार हम लोग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किए हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम है इसमें पूछ देता है कि इस बार गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन है। तो वो आप लोग याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रॉन है, वह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं समझौते की में क्या प्रगति होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, यह बहुत आप लोगों ने चर्चा सुने होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है, महिलाओं के द्वारा होता है। महिलाएं इसमें ज़्यादातर महिलाओं का जो सशक्तिकरण होता है उसको बढ़ावा देने के लिए होता है। बैंकिंग सेवाओं के लिए ADSRLM और SBI के बीच समझौता हुआ है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की यह सबसे बड़ी बैंक है और इसकी स्थापना या राष्ट्रीयकरण देखा जाए, स्थापना तो इसका बहुत पहले ही हो गया था। 1921 में 3 बैंक थे, आपका मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक कर दिया जाता है और 1955 में इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है और वहीं SBI है। और भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की यह सबसे बड़ी बैंक है और इन दोनों के बीच में समझौता होता है। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में राज्य में स्वयं सहायता समूहों की व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए SBI के साथ साझेदारी की जाती है। आप लोग जैसा जानते हैं जहां पर RBI नहीं है वहां पर RBI के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारा SBI काम करता है, जो वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक रणनीतिक गठबंधन है। रिक्वेशन थंक रिसीव ए शस्त्र रिमैनुअल एमेंड फॉर 2023 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय वर्मले, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायक प्रोफेसर प्रतिष्ठित 2023 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया गया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ शार्ट में। मध्य प्रदेश के में जो है कुरनो वन महोत्सव मनाया गया है। आप लोगों को पूछ सकता है कि कुरनो वन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वह
मध्य प्रदेश राज्य है। और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ है और यहाँ पर जो बीजेपी पुनः जीत के आई है और वहाँ पर पहले जो शिवराज सिंह चौहान थे उनके स्थान पर नए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव, और 2 डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, एक जगदीप देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला हैं, और विधानसभा अध्यक्ष जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्र में किस मंत्री के रूप में बनाया गया था, क्योंकि इस बार वहाँ चुनाव हुआ तो कई मंत्री और वरिष्ठ जो मंत्री थे उनको भी फील्ड में विधायक के चुनाव, विधानसभा के चुनाव में उतारा गया था। तो उसी में हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे और इन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। और राज्यपाल यहाँ के जो हैं मंगू भाई सी पटेल हैं। और लोकसभा की टोटल यहाँ पर जो सीटें हैं वह आपकी 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल जो सीटें हैं यह 230 सीटें हैं। यह आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, 2 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ सकता है। यह इसलिए पूछ सकता है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में क्योंकि यह केंद्र में मंत्री थे। आइए हम लोग आगे अपने क्विज पर देख लेते हैं कि क्विज जो कल पढ़ाया गया था उसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में क्विज थे, उसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में किसी हिंदी साहित्य हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसमें नीलम शरण गौड़ जी भी हैं, संजीव हैं, RK नारायण हैं और पुष्पा भारती हैं। तो आपका सही उत्तर जो इसमें है, इसमें संजीव हैं, यह B ऑप्शन है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में साहित्य का पहला जो पुरस्कार दिया गया था वह RK नारायण को दिया गया था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। जो संजीव जी को दिया गया है पुरस्कार, यह इनका उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास है मुझे पहचाने, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और अंग्रेजी भाषा में जो मिला है वह नीलम शरण गौड़ को दिया गया है। इनकी जो उपन्यास का नाम है यह रेक्यूम इन रागा जानकी, इनका प्रसिद्ध उपन्यास इसके लिए दिया गया है। और पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो उसके पहले विजेता RK नारायण थे और इनका 1960 में जो प्रसिद्ध उपन्यास था यह द गाइड था। आप लोग जानते हैं एक गाइड मूवी भी आई थी और वह बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप लोगों को समय मिले तो उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। हाल ही में किसे लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और यह सम्मान जो है यह इसरो को दिया गया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। हाल ही में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो फिल्म थी यह फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नोबॉडी थी। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जैसा कि हम लोग अभी हाल ही में अभी आगे जस्ट पीछे अभी हम लोग जिक्र किए थे, तो इसमें आर्यन जयप्रकाश हैं, अमित अग्रवाल हैं, नितिन अग्रवाल और D ऑप्शन जो है वह संजय सिंह है। तो इसका ऑप्शन जो है वह संजय सिंह है। और यह ब्रजभूषण सिंह जो सांसद हैं बीजेपी के और फेडरेशन संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के सपोर्टर थे, इसीलिए काफ़ी विवाद भी इस समय चर्चा के केंद्र में यह बने हुए हैं। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं, अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं।
हाल ही में नीति आयोग की कृषि विपणन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार है और चौथा ऑप्शन हमारा उड़ीसा है। तो इसका राइट जो उत्तर होगा यह आंध्र प्रदेश होगा। और नीति आयोग जानते हैं आप लोग, जैसा कि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था और योजना आयोग जो था प्लानिंग कमीशन, जिसे पीसी मैं लिख दे रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना जो हुई थी यह 15 मार्च 1950 को हुई थी और यह काम करना जो चालू किया था यह 28 मार्च 1950 से यह कार्य करना चालू किया था। और इसी का जो मर्ज था, इसी के स्थान पर जो है कि नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। तो आइए हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। आइए हम लोग नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाइए और गूगल प्ले स्टोर में आप जाने के बाद नोटबुक IAS वाइट मीडिया एजुकेशन फॉर ऑल टाइप करेंगे, वहाँ पर यह लोगो दिखाई देगा और यह हमारा गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप BPSC, UP ROARO और UPSC और MPPSC, जिसका अभी हाल ही में एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, उसके बहुत ही बेहद कम लागत में आप इसके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए हम लोगों के, और आप वांछित सफलता पाइए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यह नंबर वर्तमान समय में हमारा कार्य में नहीं है। इस नंबर पर आप 24 घंटे और 7 दिन आप कॉल करके आप कोई भी तकनीकी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।